एक नए कोशिकांग केंद्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रक कहाँ होता है? केंद्रक जो कोशिका होती है ना, उसके मिड सेंटर में सेंट्रलाइज होता है। और केंद्रक वह कोशिका का वह कोशिकांग है जो अन्य सभी जो सेल ऑर्गन्स है ना, अन्य जो जितने भी कोशिकांग हैं उनका कंट्रोलिंग सेंटर है। उनकी सारी जो ऑर्गेनेल्स की जो सेल मेटाबॉलिज्म है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसके अंदर रहती है? केंद्रक के अंदर। अब देखेंगे हम केंद्रक की सबसे पहले जो खोज थी किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने केंद्रक को खोज करी थी और केंद्रक को कोशिका के अंदर देखने के लिए एक विशिष्ट रंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। उसका नाम है एसीटोकार्मीन। एसीटोकार्मीन इस रंजक से जब केंद्रक द्रव्य को या केंद्रक को अभिरंजित किया जाएगा तब ये हमें दिखाई देगा। और कौन सा अभिरंजक है? एसीटोकार्मीन। और स्टेनिंग ऑफ द क्रोमेटिन, जो ये जो रंजक होता है कैसा होता है? क्षारीय रंजक होता है। कैसा? क्षारीय रंजक। अब हम कोशिका के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कोशिका की संरचना में क्या होता है? केंद्रक वह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिका अंगक है। ये दोहरी झिल्ली होता है जो कंट्रोल द ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड एनक्लोज द ऑल जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल्स। जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको एनक्लोज करता है और जितने भी कोशिकांग हैं उनकी जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? केंद्रक। तो किसी भी कोशिका के अंदर को जो केंद्रक होता है सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है और इसलिए होता है कि यदि किसी कोशिका के अंदर से इसको हम रिमूव कर दें केंद्रक को, तो केंद्रक के रिमूव होने के कारण कोशिका की क्या हो जाती है? डेथ। तो ये कोशिका को अगर जीवित रखना है तो केंद्रक की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भारी केंद्रक की सबसे भारी जो मेम्ब्रेन है उसको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, बाह्य केंद्रक झिल्ली। और इसी के जस्ट अंदर ये होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आंतरिक केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक की इन दोनों झिल्लियों के मध्य जो अवकाश होता है वो उसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, परिकेंद्रीय अवकाश। और इस परिकेंद्रीय अवकाश वो होता है लगभग 50 नैनोमीटर इन दोनों झिल्लियों के मध्य, बाह्य केंद्रक झिल्ली और आंतरिक केंद्रक झिल्ली के मध्य। अब ये जो केंद्रक झिल्लियां होती हैं इनका मुख्य काम क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म। और केंद्रक जिन झिल्लियों से जिस द्रव्य को घेर कर रहती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इन दोनों द्रव्यों के मध्य अवरोध का काम करती है। कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों बैरियर का काम करती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैरियर बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म अवरोध का काम करती है। अब कुछ स्थानों पर क्या होता है? जो बाह्य केंद्रक झिल्ली और आंतरिक झिल्लियां ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं और एक पूर्णनुमा संरचना का निर्माण कर लेती है इस फ्यूजिंग यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं केंद्रकीय छिद्र। किसके नाम से जाना जाता है? केंद्रकीय छिद्र। अब एक केंद्रकीय छिद्र भैया क्या काम आते हैं? केंद्रकीय छिद्र होते हैं जो डीएनए है या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको साइटोप्लाज्म जो बाहर है और ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके एक्सचेंज के लिए पासेज मतलब रास्ता प्रोवाइड करने का काम करता है न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर प्रोवाइड द पासेज फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन हो सकती है, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, एमआरएनए हो सकता है। तो उनके लिए साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए रास्ता देता है। अब हम जानते हैं और स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस किसके नाम से जानी जाती है? कैरियोलॉजी। यदि हम स्पेशल
हम न्यूक्लियस का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको कैरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब कैरियोलॉजी में क्या होता है और जिस अवस्था के अंदर केंद्रक का अध्ययन किया जाता है वो होती है इंटरफेज। जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती है तो उसको बोलते हैं इंटरफेज या कोशिका की आराम वाली अवस्था, रेस्टिंग स्टेज ऑफ दी सेल्स। तो उस अवस्था में ही हम केंद्रक का अध्ययन करेंगे। नहीं तो यदि सेल डिवाइड करने लग गई तो ये पूरा जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये पूरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम में। तो वहां तो केंद्रक की जगह क्या दिखाई देगा, गुणसूत्र दिखाई देंगे। तो इसीलिए अगर हमें केंद्रक का अच्छी तरह से केंद्रक का अध्ययन करना है तो हम रेस्टिंग स्टेज के अंदर ही करते हैं। अब है कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। केंद्रक किस किस से मिलकर बना होता है। मुख्यतः जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, झिल्लियों से घिरा हुआ क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। एक तो ये होता है, नहीं न्यूक्लियोलस, एक तो होती है इसके न्यूक्लियोप्लाज्म तो हाँ न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। दूसरी होती है एक झिल्ली रहित कोशिकांग इसके अंदर पाया जाता है, वो होती है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। न्यूक्लियोलस तो ये और न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें प्रोटीन के फाइबर पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन के जो फाइबर होते हैं उसको क्या होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर से मिलकर बना। अब जो न्यूक्लियोलस होती है वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, मतलब झिल्ली रहित वह कोशिकांग होता है जो केंद्रक द्रव्य के अंदर पाया जाता है। और यह न्यूक्लियोलस का जो मुख्य, ये क्या करती है, साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, सक्रिय आरएनए संश्लेषण का जो मुख्य स्थान है वो क्या होती है, जगह कौन सी होती है, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका होती है। इसीलिए आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसीलिए न्यूक्लियोलस को किस नाम से जानता है, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल। मतलब राइबोसोम बनाने की जो फैक्ट्री कौन सी होती है, केंद्रक के अंदर ही होती है। तो किसके नाम से जाना जाता है, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है। और ऐसी कोशिकाएं जिनमें सक्रिय रूप से प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, किसका, प्रोटीन, सक्रिय रूप से प्रोटीन का संश्लेषण कर रही कोशिकाओं में जो न्यूक्लियोलस है वो देखा गया है कि लार्ज मतलब बड़ी होती है, लार्ज रहती है, फिर संख्या में ज्यादा रहती है, मोर इन नंबर इन सेल्स, एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन संश्लेषण। कोशिकाएं जो सक्रिय रूप से प्रोटीन का निर्माण करती हैं या प्रोटीन संश्लेषण करती हैं, उनमें केंद्रिका का आकार जो नॉर्मल जनरल आकार है उससे लगभग थोड़ा सा बड़ा रहता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो ये तो थे न्यूक्लियोलस के काम। अब अपन आएंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक झिल्लियों से घिरा हुआ द्रव्यनुमा जो पदार्थ होता है और कॉम्प्लेक्स कोलोइडल फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, कॉम्प्लेक्स और कोलोइडल फॉर्म में रहता है। और यही केंद्रक का ग्राउंड सबस्टेंस होता है। जो आधारभूत पदार्थ होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म का ग्राउंड सबस्टेंस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और किस फॉर्म में रहता है, कोलोइडल फॉर्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या क्या होता है, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स भी होते हैं, प्रोटीन होती हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, डीएनए आरएनए शुगर होती हैं, और डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड का जो डीएनए होता है उसकी यूनिट को किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोटाइड के नाम से। और ये न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड ये बनते हैं न्यूक्लियोसाइड
प्लस फास्फेट, तो फास्ट एक बंध द्वारा जब एक संरचना निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन कौन, और जो डीएनए आरएनए निर्माण के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होते हैं, तो वो भी किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यह वह जगह होती है न्यूक्लियोप्लाज्म, ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलते हैं इसको, अनुलेखन। अनुलेखन, तो अनुलेखन में क्या होगा, अनुलेखन के लिए जगह का प्रदान करता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसमें क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन में, सबसे पहले इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए पर जाती है और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। तो ये जो पहला स्टेप है डीएनए से एमआरएनए का बनना, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो जाती है एमआरएनए में कोडोन्स के रूप में। किसके रूप में, कोडोन के रूप में। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। और अनुलेखन के बाद जो सूचना डीएनए ने दी है एमआरएनए को, उसी टाइप की प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो इसको बोलते हैं अनुवादन, अनुलेखन। तो अनुलेखन अलग जगह पे होता है और ट्रांसक्रिप्शन अलग जगह होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की कहाँ जगह होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अब इसके अंदर और क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, तंतुओं का न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर रहते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, उनको क्रोमेटिन फाइबर के नाम से भी जाना, क्रोमेटिन तंतु के नाम से भी जाना था। और इन्हीं क्रोमेटिन्स के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो निहित रहती है, ये रिटेन करके रखते हैं। जेनेटिक मटेरियल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कौन किस किस के पास रहती है, क्रोमेटिन तंतु के पास। जब कोशिका रेस्टिंग स्टेज में होती है तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं कैसे दिखाई देते हैं, इनडिस्टिंक्ट, अस्पष्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, अस्पष्ट जाल होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का, मतलब क्लियर कट ये दिखाई नहीं देते हैं। एंड अब क्या होता है, ये क्रोमेटिन फाइबर, और जब क्रोमेटिन फाइबर से किसका निर्माण होता है, क्रोमोसोम का। कैसे होगा, जब कोशिका अपनी कोशिका विभाजन अवस्था के अंदर जाती है, मतलब जब सेल एक कोशिका से दो कोशिकाएं होंगी, 2 से 4 होंगी, तो सेल जब डिवाइड करने की अवस्था में होती है तो इस अवस्था में क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन तंतुओं का होगा कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन की प्रक्रिया में क्रोमेटिन जो फाइबर भाई साहब हैं वो चेंज हो जाएंगे क्रोमोसोम में। किसमें, क्रोमोसोम में। अब क्या हुआ, केंद्रक। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या दिखाई देगा, जो क्रोमेटिन फाइबर की जगह केंद्रक की जगह क्रोमोसोम दिखाई देंगे। अब पढ़ेंगे हम केंद्रक के क्या क्या कार्य हैं। तो केंद्रक के जो कार्य हैं उनमें मेन काम होता है केंद्रक का, एक तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो आनुवंशिक सूचना है वो कोडोन के रूप में ट्रांसमिशन का काम केंद्रक का होता है। दूसरा है इसका मुख्य काम कंट्रोल द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। कंट्रोल द सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। जो कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं जितने, उनके सभी कार्यों को कंट्रोल करने का काम किसके पास होता है, केंद्रक के पास।
और सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कोश की उपापचय को भी कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक ही। मतलब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल शुगर लाइक या ग्लूकोज में जो सिंपल पदार्थ बनते हैं उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और जो नए पदार्थ बनते हैं उसमें एनाबॉलिज्म होता है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? केंद्रक। दूसरा काम क्या होता है इसका? वेरिएशन। वेरिएशन वेरिएशन में क्या क्या होता है? कोश का विभाजन जब करती है तो एक अवस्था होती है क्रॉसिंग ओवर होता है। तो उसमें क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर की अवस्था में क्या होता है? जेनेटिक मेटेरियल एक्सचेंज के कारण क्या पीढ़ी दर पे, जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो जाते हैं? वेरिएशन आते जाते हैं। तो वेरिएशन भी मुख्य काम किसका होता है? केंद्रक का। अब केंद्रक में मेन कंट्रोल, तो ये थी केंद्रक के बारे में कुछ जानकारी। धन्यवाद।